नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बटन मशरूम उत्पादन कर एक किसान कमा रहे हैं अच्छी आय। फूल गोभी की फसल में जरूरी कार्य कर अधिक उपज पाएं। किसान भाइयों, यूं तो अपने देश में बहुत से किसान अपने खेतों में खाद्यान्न और मौसमी सब्जियों को उगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इन सब्जियों के अलावा अलग तरह की खेती भी करते हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के रहने वाले ऐसे ही एक किसान विकास ठाकुर से, जो अपने खेतों में विभिन्न तरह की सब्जियों की पैदावार तो ले ही रहे हैं, साथ ही पिछले कई सालों से मशरूम की खेती भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी कि किस तरह से ये मशरूम की पैदावार का अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा नाम विकास ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश सोलन जिला अनु गांव का रहने वाला हूं। मैं कई सालों से खेतीबाड़ी कर रहा हूं, जिसमें मैंने मशरूम का भी उत्पादन किया है। मैं 10-11 साल से मशरूम लगा रहा हूं, जिसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बटन मशरूम में जहां प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होती है, तो वहीं ये औषधि गुणों से भरपूर है। अपने गुणों के कारण ही आज बाजारों में इसकी चमक साफ देखी जा सकती है। बटन मशरूम की खेती आज ज्यादा मुनाफे की पहचान बन चुकी है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छी आय कमाते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जिला सोलन के रहने वाले किसान विकास ठाकुर, जो अपने खेतों में विभिन्न तरह की सब्जियों की पैदावार तो करते ही हैं, साथ ही पिछले कई सालों से वो मशरूम की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैंने ये मशरूम देसी जुगाड़ से लगाया है। आजकल लोग जो है एसी रूम का प्रयोग करते हैं। मैंने अपना ही एक देसी जुगाड़ किया है। इस मशरूम को उगाने के लिए हमें कंपोस्ट की जरूरत पड़ती है। यही कंपोस्ट हम खरीद कर ही लाते हैं, पूरा कंप्लीट, जिसमें कि हमारी केसिंग मिट्टी भी होती है, स्पॉन बीज भी होता है और खाद भी होती है। इस बैग की जो कीमत है हमें 80 रुपये से 85 रुपये 90 रुपये तक पड़ जाती है घर तक लाने में। और इसमें जब हमें यह कंपोस्ट दी जाती है तो इसमें हमें बीज खुद मिलाना पड़ता है। एक बैग में 0.2% बीज मिलाया जाता है और इस बैग में बीज डालने के बाद लगभग 15 दिनों बाद इसमें केसिंग की जाती है। 15 दिनों के बाद केसिंग करने के बाद इसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद इसमें 8-10 दिन बाद हवा देके, इसे फ्रेश एयर देके, इसमें फिर लगभग 35 से 40 दिन में मशरूम उग जाती है। मशरूम अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं, अभी बिल्कुल तैयार है मशरूम। इस मशरूम की जो कीमत है 100 से 150 रुपये किलो तक बिक रहा है। इसमें एक बार खर्च करने के बाद इसमें लगभग पूरे वर्ष, साल, 2 साल, 10 साल फिर हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो ये मशरूम है, ये वाइट बटन मशरूम है। पूरी इंडिया में बहुत लोकप्रिय है यह मशरूम, जिसको बहुत पसंद करते हैं लोग। मैं अभी एक फ्लैश आने के बाद, यह सेकंड फ्लैश है। सेकंड फ्लैश हमारा 2 से 4 दिन तक चलेगा। 4 दिन के बाद इसमें फिर 2 दिन का गैप डालने के बाद इसमें फिर तीसरा फ्लैश आएगा। ऐसे ही एक बैग से हम लगभग 2 से 2.5 किलो मशरूम ले सकते हैं। पहले लॉट में जो अभी निकला है वो लगभग आधा किलो की एवरेज आई है।
और सेकंड फ्रेश में हमारा लगभग पूरा 1 किलो की एवरेज आ जाएगी। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हमारा इसमें प्रॉफिट मार्जिन आता है। इस सीज़न में टोटल अगर हम निकालते हैं तो लगभग हमें इसमें जितना हम लगाते हैं उससे 2 से 2.5 गुना मुनाफा हम कमा सकते हैं। इससे अभी लगभग हमारा 10 से 11 क्विंटल तक का हमें इससे मशरूम मिल सकता है। एवरेज रेट हमारा 100 से 120, 150 तक मिल जाता है। प्रदेश के बहुत से किसान आजकल हाईटेक तरीके से मशरूम की खेती करने लगे हैं, जिसमें शुरू की लागत अधिक आती है, जबकि ये किसान भाई देशी तकनीक से कम स्थान, कम समय और कम लागत में अपने अनुभव के आधार पर बटन मशरूम की खेती करते हैं और अच्छी गुणवत्ता का अधिक उत्पादन भी लेते हैं। इससे इनको मुनाफा भी अच्छा खासा मिल रहा है। अब बात आती है कि इस किसान भाई को बटन मशरूम उगाने में खर्च कितना लगता है और आमदनी कितनी होती है, वो इस प्रकार से है। मैंने ये मशरूम देसी जुगाड़ से लगाया है। आजकल लोग जो है एसी रूम का प्रयोग करते हैं। मैंने अपना ही एक देसी जुगाड़ किया है। इस कमरे में मेरे 500 बैग लगे हैं। इसमें लगभग 40,000 से 45,000 रुपये मेरा लगा है। इस मशरूम की जो कीमत है 100 से 150 रुपये किलो तक बिक रहा है। इसमें एक बार खर्च करने के बाद इसमें लगभग पूरे वर्ष साल, 2 साल, 10 साल फिर हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें हम टोटल 40 से 45 खर्च करने के बाद हम जो इसमें प्योर प्रॉफिट कमाते हैं वो हमें 70 से 80,000 रुपये तक हम कमा सकते हैं। जो ये मशरूम है, ये वाइट बटन मशरूम है। पूरी इंडिया में बहुत लोकप्रिय है ये मशरूम, जिसको बहुत पसंद करते हैं लोग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फूल गोभी की खेती अपने प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है और हमारे प्रदेश के बहुत से किसानों ने फूल गोभी की फसल लगा रखी है। और इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए फूल गोभी की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुधीर कुमार। किसान भाई जो हमारे अभी देख रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई का गोभी लगी हुई है, तो इसमें पिछात गोभी भी है और मध्यकालीन भी गोभी है और आगात का जो गोभी हमारे किसान भाई लगाए थे वो हार्वेस्टिंग के स्टेज में है और अंतिम पड़ाव पर है। और मध्य में जो हमारे किसान भाई लगाए हैं वो फ्लावरिंग स्टेज और फूल उसका भी निकलना शुरू हो गया है। और हमारे किसान भाई जो अंतिम में जो लेट वैरायटी लगाते पिछात गोभी की खेती करते हैं, वो हमारे किसान भाई के खेत में जो अंतिम स्टेज पर है और वो जो लास्ट जो फ्लावरिंग का स्टेज होता है उस स्टेज पर आ चुका है। तो किसान भाई आप खेत की निगरानी बराबर करें और जो हमारे खास करके गोभी की रिकमेंडेड डोज है वो 80 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास और नाइट्रोजन 120 केजी प्रति हेक्टेयर से के हिसाब से ही आप खेती किए होंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि उसको किस समय से अंतिम डोज भी आप किसान भाई जो खेत में जो लास्ट जो उर्वरक का जो नाइट्रोजन का होता है वो आप कर लें और सिंचाई पर निश्चित तौर पर ध्यान दें। बोरन की कमी से फूलगोभी का खाने वाला भाग छोटा रह जाता है। इसकी कमी से शुरू में तो फूलगोभी पर छोटे छोटे दाग या धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं तथा बाद में पूरा का पूरा हल्का गुलाबी, पीला या भूरे रंग का हो जाता है, जो खाने में कड़वा लगता है। फूलगोभी एवं फूल का तना खोखला हो जाता है और फट जाता है। इससे फूलगोभी की उपज तथा मांग दोनों में कमी आ जाती है। इसके रोकथाम के लिए बोरेक्स 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अन्य उर्वरक के साथ खेत में डालना चाहिए। इसके अलावे भी आप देखते होंगे कि फूलगोभी में विप्टेल एक जो मोलिडेनम की डिफिशियंसी से किसान भाई होता है। आप देखते होंगे कि पूरे खेत में जो पूरा जो आपका जब कड लगता है तो यंग लीफ के समय ही ये लीफ जो है ना मार्जिनल जो लीफ होता है वो छोटा छोटा हो जाता है।
तो आप देखते होंगे कि इस तरह से अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि मोलिब्डेनम की कमी है। व्हीपटेल एक बीमारी है और डिसऑर्डर है जो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो आप इसको जैसे ही आपको दिखाई देता है, इस तरह का आप लक्षण देखते हैं फूल गोभी में, तो आप सोडियम मोलिब्डेट का प्रयोग आप जरूर करें। 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सोडियम मोलिब्डेट का प्रयोग करेंगे तो आपको निजात मिल जाएगा। और खरपतवार सिंचाई जब करते हैं किसान भाई, तो खरपतवार को भी आप हमेशा देखते रहें कि खरपतवार अगर आपके खेत में अधिक से रहता है तो उससे क्या होता है कि गोभी की फसल को नुकसान होता है और उसका कड़ जो बनता है, जैसे ही आप पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं तो उसका जो पोषक तत्व का जो आपके ज़मीन में है या फील्ड में है तो गोभी के अलावे खरपतवार भी लेता है। तो उससे आपके गोभी की गोभी को प्रॉपर वे में भोजन नहीं मिल पाता है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए खरपतवार से निजात होना चाहिए खेत, और सिंचाई भी प्रॉपर वे में करें और देख रेख हमेशा किसान भाई करते रहें। रस चूसने वाले कीड़े ये पत्तों का रस चूसकर उन्हें पीला कर देते हैं और गिरा देते हैं। साथ ही पत्ते भी मुड़ जाते हैं और ठूठी के आकार के हो जाते हैं। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर और 3 लीटर पानी में मिलाकर इसे स्प्रे करें। यदि थ्रिप्स का हमला दिखे तो ट्राइजोफॉक्स डेल्टा मैथ्रीन या साइपरमेथ्रीन 5 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। तंबाकू की इल्ली इस कीट के पतंगे गहरे भूरे रंग के व आगे के पंखों पर सफेद धारियां होती हैं, जिसके बीच में काले धब्बे पाए जाते हैं। ये पतंगे रात को बहुत सक्रिय होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडियां हरे रंग की होती हैं जो पत्तों को कुरच कर खाती हैं। बड़ी अवस्था में सुंडियां पत्तों को गोल गोल काट कर खाती हैं। गोभी के शीर्षों और गांठों में ये सुंडियां ऊपर से घुसकर नुकसान करती हैं। मादा वयस्क पत्तियों की निचली सतह में समूह में अंडे देती हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। इस कीट से लगभग 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए नुआक्रान, रोगर, थायोडान किसी भी कीटनाशी दवा का 1.5 मिलीलीटर पानी की दर से घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। आप देखते होंगे कि लास्ट जो स्टेज होता है यानी पिछात गोभी का जब खेती करते उसमें एफिड का भी प्रकोप होता है। तो ये भी आप देखते रहेंगे। अगर एफिड का प्रकोप किसान भाई हो तो जो हल्की दवाई होती है कीटनाशक या नीम निर्मित दवाई का 5 ml, कोई भी नीम निर्मित दवाई हो तो 5 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फूलगोभी का जो पिछात फूलगोभी की खेती करते हैं तो आप प्रॉपर वे में खेत की देखरेख करते हुए ध्यान रखेंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, लेकिन किसान भाइयों, यदि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से नस्लों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको अधिक आय प्राप्त होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं गाय की थारपारक नस्ल के बारे में, जिसका पालन कर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से उपयोगी है थारपारक नस्ल, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कछवा। पशुपालन में बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के पशु दिए हैं। जैसे अपने की गाय की बात करें हैं तो थारपारकर, जो कि ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में बहुत मात्रा में पाई जाती है। और इस नस्ल की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि सर्दी, गर्मी
और सभी ऋतुओं में इनका उत्पादन पे ज़्यादा असर नहीं करता है, यानी ये यहाँ के वातावरण को अच्छी तरह से झेल लेती है, यह उनको सूट कर जाता है। किसान भाइयों, गाय की थार पारकर नस्ल को राज्य की विपरीत परिस्थितियों में आसानी से पाला जा सकता है। इसकी अधिक देखभाल करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन यदि आप इसकी उचित देखभाल करते हैं तो इससे अधिक दूध उत्पादन लिया जा सकता है। आपने देखा होगा किसान भाइयों कि अपने यहाँ पे जो अमेरिकन गाय, HF गाय कहते हैं, उनका पालन बहुत संख्या में बढ़ रहा है। किसान इसको बहुत दुधारू नस्ल के रूप में अपना रहा है, और अपने यहाँ पे जो देसी नस्ल की गायें हैं उन दिनों दिन उनकी संख्या कम हो रही है। एज ए पशु चिकित्सक मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ की जो देसी नस्ल की गायें हैं, चाहे थारपारकर हो, चाहे राठी हो, चाहे कांकरेज हो, ये यहाँ के वातावरण को सूट करने के साथ साथ ही यहाँ के इसके उत्पादन बहुत अच्छा उत्पादन देती है। जैसे थारपारकर गाय कम से कम 6 से 8 किलो टाइम का दूध दे सकती है यदि आपने अच्छी नस्ल का पशु रख रखा है तो। गाय की ये नस्ल सूखे और चारे की कमी की स्थिति के दौरान छोटी जंगली वनस्पतियों को खाकर भी फल फूल सकती हैं। आहार के रूप में सूखा चारा खाकर भी ये उत्पादन देती हैं, लेकिन संतुलित आहार खिलाकर इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। मैं पशुपालक भाइयों के, यदि आप देसी नस्ल के पशु खरीदते हो तो उसमें उत्पादन मीन्स दूध उत्पादन से मतलब है दूध उत्पादन अच्छा से अच्छा हो। दूध उत्पादन अच्छे से अच्छे होने के लिए आपको अच्छी तरह से ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। ब्रीडिंग का तात्पर्य यह है कि यदि कोई आपके पास देसी नस्ल की गाय है और वो 4 किलो दूध दे रही है, आप चाहते हो कि उसके आने वाली जनरेशन, उसकी औलाद में अच्छी दूध की मात्रा हो, तो आप कृत्रिम गर्भाधान कराइए। और कृत्रिम गर्भाधान नहीं है तो नेचुरल सर्विसेज में सांड के बाद है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी नस्ल सुधरेगी। अच्छी नस्ल सुधरेगी तो अच्छा दूध होगा, अच्छा दूध होगा तो अच्छी आमदनी होगी, अच्छी आमदनी होगी तो पशुपालक भाई उसकी रख रखाव भी ढंग से करेगा। थारपारकर नस्ल की गाय के इन लक्षणों को पशुपालक देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। इस नस्ल की गाय का सफेद या धूसर रंग, पूर्ण विकसित माथा, कानों की तरफ झुके हुए मध्य सींग, सामान्य कद काठी वाली इस गाय की ऊंचाई 3.5 से 4.25 फीट होती है। वैसे गाय का वजन लगभग 400 किलो, बैल का वजन 450 किलो होता है। ये थारपारकर गाय है, वैसे तो इसका कलर सफ़ेद होता है, मगर सर्दियों में इसकी एक खासियत है कि इसको ग्रेइश स्लेटी कलर्स आ जाता है, और ये स्लेटी कलर मेल में ज़्यादा आता है, फीमेल में कम आता है, और ये मीडियम साइज का पशु होता है। इसके सींग भी मीडियम होते हैं, और इसके जो सींग के बीच में एक छोटा सा बोन का उभार होता है, उससे आप पहचान सकते हो। इसकी जो पूंछ है ज़मीन तक नहीं टिकी हुई होती है, उससे थोड़ी सी ऊपर होती है, और इसके अवाड़ा भी जो अडर कहते हैं उसको मीडियम साइज का होता है, तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये थारपारकर है। दूसरी गाय भी कुछ सफ़ेद होती है, मगर उनके सिर को देख के आप पहचान सकते हो कि आप ये थारपारकर है कि नहीं। आपके पर्टिकुलर इसके मीडियम साइज के सींग होंगे और स्टफी, आप कॉम्पैक्ट टाइप होंगे, और वो आउटवर्ड और अपवर्ड की तरफ होते हैं, तो इससे आप पहचान सकते हैं। तो मैं पशुपालक भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे जो देसी नस्ल के पशु है, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे भेड़ बकरी है, उनको अपनाएं, उनका लालन पालन और उनकी अच्छी ब्रीडिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अमलीपारा, जिला बांसवाड़ा के कृषक जगन प्रसाद ने
आप आम के बाग में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जगन प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आम की सफल बागवानी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इस समय हम आम के बाग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पे आपसे थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं। किसान भाइयों, आम के बाग से आने वाले समय में अधिक फलों की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको आम के बाग में कीट नियंत्रण करना होगा। तो आप कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। मीलीबग एक कीट होता है। अब मीलीबग के जो कीट होते हैं, ये जो कीट है इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे बढ़िया पहचान ये है कि बिल्कुल जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट बिल्कुल काटन जैसे सफ़ेद काटन होता है, सफ़ेद रुई होती है, वो उस जैसा उसका आवरण होता है। तो उसको आप देखेंगे तो ये लगे ये जो है मीलीबग, आप समझ जाइए कि अगर व्हाइट कलर का है, काटन टाइप का है ऊपर उसका आवरण, तो आप समझ जाइए कि ये मीलीबग है। अगर उसको किसी मतलब चिपटी उपटी से उसको पलट के देखेंगे तो नीचे चपटा हुआ जो है वो कीट आपका दिखेगा। तो आप इस समय जो है पेड़ के नीचे आप गुड़ाई अच्छी से कर दीजिए ताकि ये जो कीड़े हैं, कीड़े जो अंडे देने वाले हैं, ये सब नष्ट हो जाएं। आपके पास थोड़ा बहुत फोरेट है तो फोरेट मिला देंगे तो उससे क्या है कि 100% वो जो इंसेक्ट के एग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बाय द वे कुछ मीलीबग नहीं नष्ट हुए तो बच जाते हैं, तो उसके लिए हम ये सलाह देंगे कि आजकल जहाँ भी इस तरह की समस्या देखी गई है, ये जो प्लास्टिक आती है, प्लास्टिक की पन्नी आती है, पॉलीथीन, इसको आप चारों तरफ से आप पेड़ के नीचे ज़मीन से लगा हुआ आप जो इसको लपेट दें। लपेट देने के बाद इसके जो ऊपर और नीचे सिरा है इसको ग्रीस लगा दें ताकि जो इंसेक्ट अंडे बन के इंसेक्ट बन जाते हैं तो ये चढ़ते हैं पेड़ के ऊपर, तो ये जो है इसी पे नीचे कुछ चिपक जाते हैं, कुछ पन्नी के ऊपर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। तो इस तरह से आपका काफ़ी कुछ निदान हो जाता है। कुछ तो आप वहाँ पे आप ये जो थायोमेथाक्साम है और मैलाथियान है, इन सब इंसेक्टिसाइड्स कुछ उपलब्ध हैं जिनको आप डाल करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा आम के बाग को कुछ रोगों द्वारा भी अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। मैंगो में एक समस्या पाउडरी मिल्ड्यू की आती है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं अपने यहाँ राख होती है, भभूतिया रोग, पत्तियों पे जो बौर आते हैं, इस पे जो है इस टाइप की ये समस्या आ जाती है। तो अभी तो बहरहाल बौर आपके फरवरी से आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यह है कि आप अभी से अपनी तैयारी बना के रखिए। उस पे जो है कोई भी सल्फर फंजीसाइड, आप बेटेबुल सल्फर है या सल्फेक्स है, उसका 0.2% घोल बना के आप छिड़क देंगे तो वो जो आपका भभूतिया रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू है, उससे आपको निदान मिल जाएगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।